Assalamu alaikum, my dear students. Today, this is our lecture third, and today I'm going to discuss a small chapter from your paper A, that is electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मेरे बेटे एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमारे पास दो तीन टॉपिक्स जो है एज फार एज अवर एनसीईआरटी इज कंसर्न और एज फार एज अवर बोर्ड एग्जाम्स इज कंसर्न. दिस चैप्टर कंप्राइज ऑफ 3 मार्क्स. इसमें 3 मार्क्स होते हैं बेटे. आपके जो बोर्ड एग्जाम्स है उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे 3 मार्क्स होते हैं. छोटा सा इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ सकता है और ऑब्जेक्टिव इसमें आ सकते हैं. सो विदाउट एनी अनड्यू डिले लेट्स गेट रोलिंग. इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें पढ़नी है. तो अगर हम देखेंगे एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न, जो पहली चीज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ, जो पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे इट्स कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट. पहले मेरा बच्चा हमको इसमें अंडरस्टैंड करना है डिस्प्लेसमेंट करंट, और उसके बाद इसमें हमको अंडरस्टैंड करना है मैक्सवेल्स इक्वेशंस. मैक्सवेल्स इक्वेशंस वो हमारे पास 4 होती है. उसके बाद लास्ट टॉपिक जो इसमें होगा दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेई नीट है उनमें इसमें सवाल जरूर बनता है. सो 3 टॉपिक्स इसमें अंडरस्टैंड करने हैं. पहला हमको अंडरस्टैंड करना है डिस्प्लेसमेंट करंट, दूसरा हमको अंडरस्टैंड करना है मैक्सवेल्स इक्वेशन, तीसरा हमको अंडरस्टैंड करना है प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स. तो जो पहला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा हम जो है एक सिचुएशन लेंगे जिसमें हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. सपोज हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. इट्स अ परफेक्ट कैपेसिटर जिसमें प्लेट्स के बीच में मैंने वैक्यूम रखा है. ठीक है. एंड नाउ दीज 2 प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर कनेक्टेड विद ए सप्लाई दैट इज वोल्टेज सप्लाई. इट कैन बी कांस्टेंट और इट कैन बी वेरिएबल. मैं इसको एसी सप्लाई के साथ भी कनेक्ट कर सकता हूं, मैं इसको डीसी सप्लाई के साथ भी कनेक्ट कर सकता हूं. ठीक है. तो जब मैंने यहां पर एक बैटरी लगाया, एक सेल लगाया जिसका पोटेंशियल भी है, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो सी होगा, इसका अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ए होगा, प्लेट्स के बीच में सेपरेशन जो होगी लेट्स कॉल दिस डी. ठीक है ना. तो यहां पर अगर आप देखोगे जब भी मैं की को क्लोज करूंगा मेरा बच्चा, व्हाट विल हैपन, जब मैं की को क्लोज करूंगा करंट विल स्टार्ट टू फ्लो. करंट आई विल स्टार्ट टू फ्लो. ठीक है. जब करंट आई फ्लो हो जाएगा इसके साथ चार्ज भी फ्लो हो जाएगा. सो इस प्लेट पर जो है वो क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस प्लेट पे, और इस प्लेट पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. व्हेन दिस प्लेट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, दिस प्लेट विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज. ये प्रोसेस कब तक होगा, ये प्रोसेस मेरे बेटे तब तक होगा जब तक प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो बराबर बनेगा किसके, जो आपने अप्लाई किया है पोटेंशियल. अप्लाइड पोटेंशियल जब तक पोटेंशियल अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ऑब्टेन नहीं होगा तब तक कैपेसिटर चार्ज लेता रहेगा. अब चूंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है इन मैग्नेटिज्म, अगर आपको याद होगा वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एसीएल, एम्पियर्स सर्किट लॉ. वो क्या कहता है, वो कहता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड एम्पियर लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप. सही है बच्चा. तो एम्पियर को सवाल पूछा गया कि अगर यहां पर हम देखेंगे, यहां पर हम कोई पॉइंट लेंगे, पॉइंट पी आउटसाइड प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, यहां पर अगर हम इंटरेस्टेड होंगे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, सो हाउ कैन वी कैलकुलेट. तो बच्चा सीधे बोल सकता है सर यहां पर हम क्या करेंगे, इस पी पॉइंट पे अगर हमको फील्ड निकालना होगा विल एनक्लोज इट इन अ लूप. अगर आप इसको एनक्लोज करोगे लूप में, उस लूप पे आप देखिए क्या इस लूप में कोई करंट एनक्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. एंड द आंसर इज यस, करंट एनक्लोज हो रहा है. और जब करंट एनक्लोज हो रहा है, कितना करंट एनक्लोज हो रहा है वो आई, तो क्या वो करंट जो एनक्लोज हो रहा है लूप में क्या वो जनरेट कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड. एंड द आंसर इज यस, इजीली कर सकता है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी नोन दिस फैक्ट. इट्स अ प्रूवन फैक्ट इन फिजिक्स. As far as magnetism is concerned, a current carrying conductor produces magnetic field around it, not along it. हमने बेटे लास्ट में अंडरस्टैंड किया है
तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अलोंग तो प्रोड्यूस नहीं होगा, बट इसके अराउंड तो प्रोड्यूस होगा। ये पॉइंट पे लूप पे कोई भी अगर आप पॉइंट लोगे, उन सारे पॉइंट्स पे ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। एंड द क्वेश्चन वाज पोस्ड बाय जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्वेश्चन एम्पियर से पूछा, भाई साहब अगर आप प्लेट्स के बीच में देखेंगे, प्लेट्स के बीच में तो कोई कंडक्टिंग मीडियम है नहीं, क्योंकि ये परफेक्ट कैपेसिटर है, यहां पर वैक्यूम है। अगर हम निकालना चाहेंगे प्लेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट अगर होगा तो किसकी वजह से होगा? अगर जनरेट होगा तो किसकी वजह से होगा? वहां तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। वहां क्यों नहीं सर कोई करंट फ्लो कर रहा है? क्योंकि वहां पर बेटे वैक्यूम है, वहां पर कोई मीडियम प्रेजेंट है ही नहीं। तो जब वहां पर कोई मीडियम प्रेजेंट है ही नहीं, तो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर? दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए मैक्सवेल ने जब क्वेरी उठाई तो हमको लगा ये जो एम्पियर सर्किट लॉ है इसमें कुछ करेक्शन करने की जरूरत है भाई साहब। इसमें इट नीड्स टू बी करेक्टेड, सम करेक्शन नीड्स टू बी डन ओवर हियर सो दैट हम ये बता पाए कि सर्किट में किरचॉफ्स लॉ भी वैलिड हो। क्यों? क्योंकि हमने अंडरस्टैंड किया है करंट इलेक्ट्रिसिटी में जितना चार्ज सेल के या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करेगा, उतना चार्ज सेल के या बैटरी टर्मिनल के पॉजिटिव टर्मिनल पे वापस आना चाहिए। बिल्कुल सर, बिकॉज चार्ज मस्ट बी कंजर्व। तो मेरे बेटे सवाल था, अगर यहां से चार्ज निकला, इस प्लेट पे पहुंचा, उसके बाद चार्ज यहां से कैसे फ्लो हो रहा है? बीच में तो चार्ज के लिए कोई पाथ अवेलेबल है नहीं, बीच में चार्ज के लिए कोई कंडक्टिंग मीडियम अवेलेबल है नहीं। तो हाउ कम इट इज पॉसिबल यहां का चार्ज यहां आ रहा है? ये जंप थोड़ी मार सकता है, बिकॉज देयर इज नो कंडक्टिंग मीडियम अवेलेबल। And the question was posed by Maxwell. Answer was again given by Maxwell himself. Maxwell stated that this law needs some correction. Ampere's circuit law needs some correction because there is another type of current which gets produced between the plates of capacitor. Between plates of capacitor मेरे बेटे एक और करंट जनरेट हो जाता है, and that current is different from conduction current. जो करंट इन वायर्स में फ्लो करती है ना, जो करंट इन वायर्स में कंडक्टिंग वायर्स में फ्लो करती है, that current is known as conducting current. That current is known as conduction current. But there is another current which gets produced between plates of capacitor, and that current was known as displacement current. मेरे बेटे try to understand this. This is very important concept. The current which gets placed, which gets produced between plates of capacitor, that current is known as displacement current. And Maxwell told us this is that type of current which does not need, mere bete, flow of charges. This current between plates of capacitor gets produced due to rate of change of electric flux. ये मेरे बेटे जो करंट बीच में प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस किसकी वजह से होता है भाई साहब? ये प्रोड्यूस होता है ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो जितना इन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कितना चेंज हो रहा है पर सेकेंड, वो डिसाइड करेगा कितना डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट हो रहा है। अगर कोई कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। आई कैन रीड योर कमेंट्स, मैं आपके क्वेरीज का जवाब दे सकता हूं। इफ देयर इज एनी क्वेरी, आप मेरे बेटे बोल सकते हैं, प्लीज डू कमेंट। तो यहां पर अगर आप देखोगे, जो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, यहां तो कंडक्शन करंट है नहीं, बिकॉज मीडियम तो अवेलेबल है नहीं। तो कौन सी करंट जनरेट होती है बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर? दैट करंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। सो point to be noted, what do you mean by this displacement current? So हम note कर सकते हैं, displacement current is defined as that type of current, is defined as that type of current. Displacement current is defined as that type of current which gets produced due to rate of change of electric flux.
which gets produced due to rate of change of electric flux. What do you mean by rate of change of electric flux? Rate of change of electric flux means, कितनी बार मैं आपको बोल चुका हूं क्लास में, rate means with respect to time, derivative with respect to time. So कितना फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है पर सेकेंड, वो डिसाइड करेगा आपका डिस्प्लेसमेंट करंट कितना है. सो इफ वी कैन कम बैक टू प्रीवियस स्लाइड, यहां पर मेरे बेटे जहां जहां चार्जेस को पाथ चलने के लिए अवेलेबल है, जहां जहां कंडक्टिंग वायर्स है, वहां कंडक्शन करंट होगा, वहां करंट होगा ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस. और जहां अवेलेबल नहीं है वहां करंट नहीं फ्लो होगा ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, बिकॉज देयर इज नो सच मीडियम अवेलेबल. वहां पर करंट होगा ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. तो जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम ज्यादा ज्यादा, उतना यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होता जाएगा. तो मेरे बेटे मैं ऐसा कह सकता हूं, सेल से जब पॉजिटिव चार्ज निकला, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज चलने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वी नो दैट. तो यहां से यहां तक मैं बोल सकता हूं करंट का एक नेचर है, दैट इज कंडक्शन करंट. और जब मैं प्लेट्स के बीच में चला जाऊंगा वहां पर एक और करंट है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट. फिर करंट अगेन अपना नेचर चेंज करता है, अगेन किस फॉर्म में आ जाता है, कंडक्शन करंट. So between the plates of capacitor, current is in the form of displacement current. Outside the plates of capacitor, current is in the form of conduction current. ठीक है? So this law needed to be corrected. So this law was represented like this. So displacement current जो है ID, it was represented by ID. So it can be written by d by dt of rate of change of what? Rate of change of electric flux. So जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका चेंज हो जाएगा वो डिसाइड करेगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट कितना है. सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, d by dt of electric flux we know it is EA cos theta. So this is the dependence of displacement current on electric field. and ये A किसका है, area of cross section of plates of capacitor. क्योंकि अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेल का वहां पे, बिकॉज सेल जो है, बैटरी जो है वो मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किट. सो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, फील्ड ज्यादा होगा, लाइन ज्यादा होगी, लाइन ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, फ्लक्स ज्यादा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी क्या होगा, ज्यादा. वी आल्सो नो लाइक दिस, करंट वी नो इज गिवन बाय रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq by dt करंट आफ्टर टाइम t. तो अगर मेरे बेटे मैं यहां पर देखूं चार्ज जो है वो मैं कैसे लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स. हमने ये भी पढ़ा है d by dt ऑफ, क्या आपने पढ़ा है फ्रॉम गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है मेरा बच्चा, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो यहां पर अगर आप देखोगे, इफ आई कैन राइट इन प्लेस ऑफ q, कैन आई राइट, यस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है कैपेसिटर के अक्रॉस इनटू एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी कांस्टेंट. या सो आप ऐसे लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट करंट ID. सो कैन आई राइट इट लाइक दिस, और ID आप ऐसे लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट आपका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, वहां आएगा d phi e divided by dt. So this is your first equation and you can write displacement current like this, epsilon naught d by dt of electric flux. सबको पता है EA cos theta, you know cos 0 is 1 because I am considering the case of magnetic flux, maximum flux. ठीक है? So अब यहां पर अगर आप देखोगे, I can write it like this, epsilon naught, area is constant, I can take it out, d by dt of electric field. Okay, so this is my second equation. Now आप देख सकते हो मेरे बेटे, डिस्प्लेसमेंट करंट जो जनरेट हो जाएगा बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इट इज होली एंड सोली फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर तो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट हो जाएगा. अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट है, इफ इन केस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इन केस इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट होगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट का जो वैल्यू है 0 होगा. तो याद होगा मेरे बेटे, आपको मैंने क्लास में पढ़ा होगा, ए फुल चार्ज कैपेसिटर, जब आपका फुल चार्ज कैपेसिटर होगा, अगर आप उसको डीसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करोगे, डीसी और एसी में तो फर्क है. डीसी सप्लाई में सर ने आपको बोला था इट इज दैट टाइप ऑफ करंट, डीसी में कौन सी डीसी, स्टडी डीसी, इट इज दैट टाइप ऑफ करंट व्हिच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम. वो फंक्शन ऑफ टाइम नहीं होता, उसमें करंट का मैग्नीट्यूड और करंट की डायरेक्शन एब्सोल्युटली कांस्टेंट. मगर अगर मैं एसी की बात करूंगा उसमें वोल्टेज फंक्शन ऑफ टाइम होता है. अगर वोल्टेज फंक्शन ऑफ टाइम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फंक्शन ऑफ टाइम है. हम एसी में क्यों कहते हैं कैपेसिटर अलाउज एसी, हम क्यों बोलते हैं ए चार्ज कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, दिस इज द रीजन. आज आपको दूसरे तरीके से समझ आया होगा, जो एसी सप्लाई होती है ना उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होता बेटे,
उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फंक्शन ऑफ टाइम होता है। जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फंक्शन ऑफ टाइम है तो बिटवीन द प्लेट्स डिस्प्लेसमेंट करंट हमेशा जनरेट होगा, आउटसाइड द प्लेट्स देयर विल बी कंडक्शन करंट। तो ये कैपेसिटर कभी भी इसको ब्लॉक करेगा ही नहीं भाई साहब। एक फेज में कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, दूसरे फेज में डिस्चार्ज होगा, फिर अगेन चार्ज होगा, फिर अगेन डिस्चार्ज होगा, फिर अगेन चार्ज होगा, फिर अगेन डिस्चार्ज होगा। आउटसाइड द प्लेट्स कंडक्शन करंट फ्लो होगा, बिटवीन द प्लेट्स डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होगा। मतलब जब मैं डीसी की बात करूंगा, डीसी सप्लाई में आपका वोल्टेज पोटेंशियल कांस्टेंट, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा, जीरो। और जब डिस्प्लेसमेंट करंट आपका जीरो होगा, इट मींस कंडक्शन करंट भी जीरो होगा, बिकॉज कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नीट्यूड मेरे वजह सेम होता है। खाली फर्क यह है जहां पर मीडियम अवेलेबल होगा चार्ज को चलने के लिए, वहां पर कंडक्शन करंट होगी, और जहां पर चार्ज को पाथ अवेलेबल नहीं होगा फ्लो करने के लिए, वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट होगी। एंड अनदर पॉइंट आई शुड मेक हियर, जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट करंट का और जो मैग्नीट्यूड होता है कंडक्शन करंट का, वो मेरा बच्चा सेम होता है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट में आपने अभी लिखा इट्स एप्सिलॉन नॉट ए इनटू डी ई डिवाइडेड बाय dt। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। और आप लिख सकते हो जैसा मैंने अभी लिखा एप्सिलॉन नॉट d phi e डिवाइडेड बाय dt, बिकॉज Q होता है बराबर करंट होता है ना dq by dt। Q को आप लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट इनटू phi क्यों मैंने बाहर नहीं निकाला, बिकॉज फ्लक्स इज चेंजिंग बाय वर्च्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका चेंज हो रहा है, फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से कंडक्शन करंट होती है। सो कैन आई राइट, सो आवर एम्पियर सर्किटल लॉ ACL बिकम्स, जो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है वो कैसा बनेगा मेरे बेटे, वो बन सकता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और द क्लोज्ड एम्पियर लूप इट्स इक्वल म्यू नॉट टाइम्स, आप लिखते थे ना करंट एनक्लोज्ड, करंट के बदले आपको लिखना है IC प्लस ID। This is the correction which was made by Maxwell to ACL. Hence, this equation was known as Maxwell-Ampere's circuital law. Maxwell-Ampere's circuital law. I hope you are getting it. तो कौन सी करेक्शन मेरे बेटे यहां पर आ गई जिसकी वजह से ये लॉ मॉडिफाई हो गया? इन प्लेस ऑफ कंडक्शन करंट देयर वाज अनदर टर्म व्हिच केम इनटू एक्जिस्टेंस, दैट वाज डिस्प्लेसमेंट करंट। और जब तक आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, ये डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट होता रहेगा बिटवीन द प्लेट्स, और आउटसाइड द प्लेट्स ये अपना फॉर्म चेंज करेगा कंडक्शन करंट की सूरत में। बिटवीन द प्लेट्स वहां कोई भी पाथ अवेलेबल नहीं है, वहां इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, बिकॉज इट इज नॉट दैट टाइप ऑफ करंट व्हिच इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, इट इज दैट टाइप ऑफ करंट व्हिच गेट्स जनरेटेड ड्यू टू चेंज ऑफ flux. I hope you got this. So we can write it like this: line integral, this means line integration of a length, the closed loop is equal to mu naught times conduction current is I, and displacement current I can write epsilon naught d phi e by dt. So I can place the equation RHS like this: mu naught times I plus mu naught times epsilon naught d phi e divided by dt. This is your line integral of magnetic field over the closed ampere loop. I hope you got this. और याद रखोगे डिस्प्लेसमेंट करंट हमेशा तभी जनरेट होता है जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरिएबल होगा, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। जैसे मैं डीसी की बात करूंगा, अगर मैं यहां पर कैपेसिटर को कनेक्ट करूंगा एसी के साथ, इसमें कभी भी कोई डिस्क्रिपेंसी होगी नहीं, बिकॉज यहां जो पोटेंशियल है इट इज फंक्शन ऑफ टाइम कंटिन्यूसली, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज फंक्शन ऑफ टाइम कंटिन्यूसली। तो यहां पर मेरे बेटे कंडक्शन करंट होगा, बिटवीन द प्लेट्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, और यहां अगेन कंडक्शन करंट होगा। कभी ये पॉजिटिव प्लेट होगा फिर नेगेटिव, कभी ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव, बिकॉज यहां साइकिल्स चेंज हो रहे हैं। एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, मगर अगर मैं आपको बताऊंगा कैपेसिटर को कनेक्ट कीजिएगा डीसी सप्लाई के साथ, जैसे मैंने इससे प्रीवियस स्लाइड में किया, ये तब तक करंट फ्लो होता रहेगा जब तक इसका और इसका पोटेंशियल जो है वो सेम नहीं आएगा। और जब इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर आएगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी पहले बढ़ने लगा, जब तक बढ़ने लगेगा तब तक चेंज हो रहा है, फील्ड पोटेंशियल चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होगा। वंस आपका पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट सीजेस टू एग्जिस्ट। और जब डिस्प्लेसमेंट करंट यहां नहीं चलेगा बिटवीन द प्लेट्स, बाहर फिर कंडक्शन करंट भी नहीं चलेगा, कैपेसिटर विल ब्लॉक डीसी, यहां पर कैपेसिटर विल अलाउ एसी। मुझे बताओ सारे कमेंट करके, अभी तक समझ आ गया? अभी तक कोई कंफ्यूजन? सारे बच्चे बोलो, अभी तक कोई कंफ्यूजन? इज दिस क्लियर? Is this clear? Okay. Now, ये मेरे बेटे था about displacement current and Maxwell ampere circuital law.
Now the next point which we are interested in this is we have to understand what are properties of electromagnetic waves. Electromagnetic waves की properties क्या है? Electromagnetic waves जो है अगर वो produce होती है उनकी properties क्या है, उनको कहां कहां पर हम यूज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसको हम कहते हैं. दीज आर आवर प्रीवियस स्लाइड्स. तो ये चीजें हमने अंडरस्टैंड की, ये तो हमने देखा. अब हमको देखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज, उसी में मैं आपको मैक्सवेल्स इक्वेशंस भी बताऊंगा. सो प्रॉपर्टीज, प्रॉप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोटा सा चैप्टर है बेटे, इसलिए मैंने बोला बहुत आसान है. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो पहली प्रॉपर्टी जो है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, व्हाट आर दीज? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, राइट प्रॉपर्टीज ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है. सो electromagnetic waves are those waves which are produced. कब प्रोड्यूस होती है? Electromagnetic waves are those waves which are produced when charged particles, when charges undergo acceleration. When charges undergo acceleration. So when charges are in accelerated mode, their electric field changes, their magnetic field changes, and both these fields produce one another. Both these fields produce one. When both these fields produce one another, changing electric field generates magnetic field, and changing magnetic field generates electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज जब होता है प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक, और मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होता है प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक. सो इसका मतलब है दीज बोथ फील्ड्स चेंज वन अनदर. तो अगर मैं यहां पर दिखाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी साइनोसाइडल होता है मेरा बच्चा, और मैग्नेटिक फील्ड भी साइनोसाइडल होता है. These fields are mutually perpendicular to each other. One vector is E vector और दूसरा वेक्टर जो है that is B vector. They are mutually perpendicular to each other. So electric field जो है मेरा बच्चा जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड वापस जनरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड. चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक, एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड. मगर ये दोनों कब प्रोड्यूस होते हैं, ये कब चेंज हो जाएंगे? जब आपका चार्ज पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट हो जाएगा. When a charged particle is acted by some force and it undergoes, it moves under some acceleration. Because when you are applying some force, you are giving some energy to charge. So the amount of energy consumed in accelerating the charges, that energy gets, generated, and that energy appears in the form of two fields. One is electric, one is magnetic. Electric field changes, produces magnetic, and magnetic field changes, produces इलेक्ट्रिक फील्ड बैक. ठीक है. तो अभी हमने बेटे पढ़ा, जब हम अभी डिस्प्लेसमेंट करंट की बात कर रहे थे, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा था. इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा था, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हो रही थी. तो डिस्प्लेसमेंट करंट के साथ साथ मेरे बेटे मैग्नेटिक फील्ड तो एसोसिएट होना ही है, बिकॉज वी नो अ करंट कैरिंग कंडक्टर जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड. हर एक करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट हो गई. तो जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक. जब आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक. तो अगर कोई टीचर पूछेगा भी या कोई आपको ऑब्जेक्टिव आ भी सकता है, हाउ कम changing electric field produce magnetic field, you can say changing electric field produces displacement current, and displacement current is associated with magnetic field because every current carrying conductor produces magnetic field. So this is the first property, how these get produced when charge undergoes acceleration. Second, these fields are complementary. ये दोनों fields complementary है. These fields are complementary to each other. These fields are complementary to each other as change in one field produces another. Change in one field produces another. एक field का change होना produce करता है दूसरे को, and vice versa. ठीक है बच्चा. Third, these waves do not require materialistic medium, do not require any medium for their propagation. These waves do not require any medium for their propagation. What do you mean by for their propagation? In order to transfer energy, in order to transfer momentum, these waves do not require the help of any medium. They can travel in solids, they can travel in liquids, they can travel in gaseous medium. They can travel even in vacuum. They do not require any medium for their propagation. This is your third property. Fourth property.
If there are two fields associated and both fields are sinusoidal, changing electric field produces magnetic and changing magnetic field produces electric, the equation of both fields, in electromagnetic waves, is given by, the equation of both fields in electromagnetic waves is given by, that is E vector is equal to E naught sine omega t plus minus kx j cap magnetic field is equal to B naught sine of, again sinusoidal, omega t plus minus kx, ओके k कैप. मैंने ये क्यों j और k कैप रखा, ये मेरे बेटे समझो. दीज आर हार्मोनिक वेव इक्वेशंस. ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा. जब भी हमको वेव मोशन को रिप्रेजेंट करना होगा, वो रिप्रेजेंटेड बाय हार्मोनिक फंक्शंस, दैट इज साइन और कॉस. अब यहां पर बात समझो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इंस्टैंटेनियस वैल्यू है आफ्टर टाइम t, ये मैग्नेटिक फील्ड का इंस्टैंटेनियस वैल्यू है आफ्टर टाइम t. अगर आप देखोगे मेरे बेटे गौर से, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर y डायरेक्शन से है, मैग्नेटिक फील्ड अगर z डायरेक्शन से है, तो इन दोनों फील्ड्स के परपेंडिकुलर प्रोपगेशन वेक्टर है. प्रोपगेशन वेक्टर का मतलब होता है, इट इज दैट वेक्टर व्हिच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन अलोंग व्हिच एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ वेव्स इज ट्रांसफर्ड. जिस डायरेक्शन से एनर्जी ट्रांसफर करेगा कोई वेव, मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, उस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोपगेशन वेक्टर. प्रोपगेशन वेक्टर जो है, propagation vector is perpendicular to both electric field and magnetic field. इलेक्ट्रिक फील्ड को भी परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड को भी परपेंडिकुलर है. आप यहां देख सकते हो प्रोपगेशन वेक्टर जो है, इट्स अलोंग आई कैप. या तो वो आई कैप होगा, या तो प्लस एक्स एक्सिस होगी, या तो वो माइनस एक्स एक्सिस होगी. और ये आपको पता होना चाहिए, जब ऐसे इक्वेशन होगा ना, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहां फेज एंगल कितना है मेरा बच्चा, ओमेगा टी माइनस के एक्स. माइनस का मतलब है फेज लैग कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेज लैग करता है. फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेज लैग करने का मतलब क्या है, व्हेन यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन. बाय ओरिजिन वेव्स में ओरिजिन का मतलब क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी. अगर आप उस पॉइंट से जहां एनर्जी का सोर्स है, जहां आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप उस पॉइंट से दूर जा रहे हो, तो फेज जो है वो लैग करेगा, तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा. माइनस का मतलब है इट्स नॉट गोइंग इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, इट्स गोइंग इन फॉरवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस. पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब है जब आप ओरिजिन से, मेरे बेटे ओरिजिन से जब आप दूर चलने की कोशिश करोगे, आपका फेज एंगल लैग करेगा. अगर आप रिवर्स आओगे, इफ यू वांट टू अप्रोच द ओरिजिन, इफ यू वांट टू अप्रोच सोर्स ऑफ एनर्जी, तब आपका फेज एंगल लीड करेगा. ये फेज एंगल लीड या लैग करने का मतलब क्या है, आई जस्ट वांट टू क्लियर दिस पॉइंट हियर. देखो मेरा बच्चा, अगर मैं यहां पर इस ओ पॉइंट को मानू ओरिजिन ऑफ एनर्जी, मैंने तीन पार्टिकल्स को कंसीडर करना है. सपोज इस पार्टिकल को यहां पर मैंने पार्टिकल ए कंसीडर करना है, यहां पर मैं पार्टिकल बी कंसीडर करूंगा, और यहां पर मैं पार्टिकल सी कंसीडर करूंगा. मैंने सबसे पहले एनर्जी ए वाले पार्टिकल को दी, तो जब ये ए वाला पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा, फिर ये एनर्जी हैंड ओवर करेगा बी वाले पार्टिकल को, फिर वो जो है वाइब्रेट करेगा सिंपल हार्मोनिकली, फिर वो एनर्जी हैंड ओवर करेगा सी वाले पार्टिकल को, फिर वो वाइब्रेट करेगा. तो इसका मतलब है जितना हम ओरिजिन से दूर दूर जा रहे हैं, जितना हम ओरिजिन से दूर दूर जा रहे हैं, जो आपका फेज एंगल है वो लैग हो रहा है. फेज एंगल लैग होने का मतलब क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम which start to take up the energy, which start to vibrate, they will start to vibrate after some time. इसका मतलब है जो ओरिजिन के नजदीक पार्टिकल होगा, उसने ऑसिलेशन पहले स्टार्ट की होगी, जो उससे दूर होगा उसने थोड़ा बाद में स्टार्ट की होगी, जो उससे दूर होगा उसने थोड़ा बाद में स्टार्ट की होगी. तो इसका मतलब है एज यू मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन, जो फेज है पार्टिकल का वो लैग करता है. फेज लैग करने का मतलब है जो भी पार्टिकल ओरिजिन से दूर दूर जाएगा वो बाद में ऑसिलेट करेगा, इसीलिए हम बोलते हैं उसका फेज एंगल लैग करता है. दैट मींस इट्स ऑसिलेशन हैज स्टार्टेड आफ्टर ऑसिलेशन ऑफ अदर पार्टिकल्स. अगर हम नजदीक आएंगे ओरिजिन को, इसका मतलब है सी वाले पार्टिकल ने पहले स्टार्ट किया होगा वाइब्रेशन की बी वाले पार्टिकल ने. अब बी और ए में अगर आप देखोगे, बी वाले पार्टिकल ने पहले ऑसिलेट किया है कि ए वाले पार्टिकल ने. तो जो भी पार्टिकल आपका ओरिजिन के क्लोजर होगा, उसकी स्टेट ऑफ ऑसिलेशन जो है, उसने ऑसिलेशन पहले स्टार्ट किया होगा. मगर जो ओरिजिन से दूर होगा, उसने जो ऑसिलेशन है वो आफ्टर सम टाइम स्टार्ट किया होगा. इट्स एज सिंपल एज दैट, प्रीटी सिंपल. ठीक है, तो जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसमें जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है परपेंडिकुलर टू बोथ फील्ड्स. परपेंडिकुलर टू, सो मैं प्रीवियस स्लाइड में देखूंगा
पांचवी प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं क्या, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। Electromagnetic waves are transverse in nature. Why they are transverse in nature? Because their propagation vector होता है जिस डायरेक्शन से एनर्जी ट्रांसफर होती है, जिस डायरेक्शन से मोमेंटम ट्रांसफर होता है, because their propagation vector is perpendicular. Propagation vector is mutually perpendicular to both fields. Propagation vector is mutually perpendicular to both fields. इनका जो propagation vector है, it's mutually perpendicular to both fields. Transverse wave में जो भी particles of medium होते हैं, वो vibrate करते हैं उस direction से, जिस direction से energy transfer नहीं होती है, जिस direction से energy transfer होती है, उसके perpendicular वो वाइब्रेट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी ऐसा ही होता है, जिस डायरेक्शन से एनर्जी या मोमेंटम ट्रांसफर होता है वेव का, उसकी परपेंडिकुलर दोनों फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। ठीक है, दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी करेंगे एनर्जी, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी करेंगे मोमेंटम, वो किस डायरेक्शन से एनर्जी और मोमेंटम कैरी करेंगी। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको रिलेशन बताऊंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिक्स पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं स्टार से बनाऊंगा एज फार एज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न। रिलेशन बिटवीन यूनिट वेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपिगेशन वेक्टर। प्रोपिगेशन वेक्टर का मतलब होता है जिस डायरेक्शन से वेव प्रोपिगेट करेगा, एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। तो एक होगा सी कैप से लिखूंगा, दूसरे को लिखूंगा ई कैप से, तीसरे को लिखूंगा बी कैप से, बिकॉज यू नो कैप इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर यूनिट वेक्टर्स। तो यहां पर अगर आप देखोगे 3 यूनिट वेक्टर्स है। सी कैप होता है यूनिट वेक्टर फॉर प्रोपिगेशन, ई कैप होता है यूनिट वेक्टर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, बी कैप होता है यूनिट वेक्टर फॉर मैग्नेटिक फील्ड। सो देयर इज अ रिलेशन, सी कैप होता है बराबर ई कैप क्रॉस बी कैप। इसका मतलब क्या है मेरे बेटे, आपने 11th से क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा। इसका मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जिस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिस डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड होगा, इन दोनों फील्ड्स के, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर मेरे बेटे एनर्जी ट्रांसफर करेगा, मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन ही होती है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोथ वेक्टर्स। जब मैं ए क्रॉस बी करता हूं, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहां से होती है बच्चा? its direction is always perpendicular to the plane of both vectors. So C cap is equal to E cap cross B cap. अगर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी होगी, E cap की डायरेक्शन निकालनी होगी, that will be equal to B cap cross C cap. अगर कभी कभी मुझे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर निकालना होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वो होगा मेरे बेटे बराबर C cap cross E cap. So cross product is anti-commutative, you know that. So इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, प्रोपिगेशन वेक्टर जो है इट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरीड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज इंटेंसिटी। दैट इज नोन एज इंटेंसिटी। तो हम पॉइंट एक नोट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी energy and momentum from one point of medium. Board exam में आएगा properties, you can pen down all these properties. Carry energy and momentum from one point of medium to another point. From one point of medium to another point. It's strictly board oriented. From one point of medium to another point. Energy and momentum, electromagnetic waves carry करेंगी, propagate करेंगी from one point to another point, and amount of energy propagating per unit area, per unit time is known as intensity of electromagnetic wave. उसको मेरे बेटे हम बोलते हैं इंटेंसिटी। चूंकि हम क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्लास में भी मैंने आपको बहुत बार बोला होगा, क्लासिकल फिजिक्स बिफोर 1900 जो भी फिजिक्स था ना बेटे, उसको हम क्लासिकल बोलते हैं, ओल्ड फिजिक्स। आफ्टर 1900 जो भी फिजिक्स इवॉल्व होगी वो क्वांटम फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स में इंटेंसिटी of wave is always linked with energy propagating per unit area, per unit time.
क्वांटम फिजिक्स में जब मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करूंगा, एज वी यूज्ड टू स्टडी इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंटेंसिटी का वहां मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स। वहां इंटेंसिटी इज नॉट लिक्विड विद एनर्जी, वहां पर इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन सरफेस पर सेकेंड। यहां पर चूंकि क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, सो इंटेंसिटी ऑब्वियसली विल बी लिंक्ड टू, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। सो अगर मैं प्रिसाइसली आपको बताऊं, इंटेंसिटी का जो वैल्यू है, इंटेंसिटी कैरिड बाय वेव, इट्स 1/2 एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर सी ई नॉट स्क्वायर। This is the equation of intensity in terms of electric field. This E naught, what is this E naught? इसको मैं बोलूंगा amplitude of electric field. Amplitude you all know, amplitude means peak value. Amplitude of electric field. Amplitude of electric field. You all know, अगर मैं आपको ऐसे बता दूं मेरे बेटे, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, वेव इक्वेशन ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, दिस पीक वैल्यू इज E naught, ये आपका E naught है। और क्लास में मैं आपको बता चुका हूं, E naught अगर मैं डिवाइड बाय √2 लिखूं, उसको मैं बोलूंगा RMS वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड सिमिलरली विल हैपन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज RMS वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं B naught पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डिवाइड बाय √2 लिखूं, दैट विल बी BRMS पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो इट्स सिंपल। अगर मैं इंटेंसिटी का एक और इक्वेशन लिखूं, और मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो यहां पर अगर आप देखोगे, इस हाफ को अगर मैं यहां से रिप्लेस करूं मेरा बच्चा, यहां पर अगर मैं हाफ ना लिखूं, मैं इसको इन टर्म्स ऑफ ERMS भी लिख सकता हूं, ERMS का स्क्वायर। दिस इज आल्सो अनदर एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी। अब आप पूछोगे क्यों E naught किसके बराबर, ERMS E naught डिवाइड बाय √2। जब आप इसका स्क्वायर करोगे बोथ साइड, वो बनेगा E naught स्क्वायर डिवाइड बाय 2, E naught स्क्वायर डिवाइड बाय 2। दिस विल बी इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। दिस इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, आप सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज योर इंटेंसिटी। आई थिंक दिस वाज द sixth property or seventh property. So electromagnetic waves carry energy, they carry momentum from one point of medium to another point, and intensity in terms of electric field vector is given like this. अगर मैं in terms of magnetic field भी लिखूं, मैं in terms of magnetic field भी लिख सकता हूं। in terms of magnetic field हम लिख सकते हैं, in terms of magnetic field intensity आ जाएगा बराबर half of epsilon naught c। यहां पर epsilon naught के बदले in terms of epsilon naught म्यू नॉट आ जाएगा। आप देख सकते हो कैसे, बिकॉज E naught का जो वैल्यू है, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी मैं आपको बता दूंगा, E naught डिवाइडेड बाय B naught मेरा बच्चा होता है बराबर C, स्पीड ऑफ लाइट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या जिसको आप लाइट बोलते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी होती है, इट्स इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर अगर आप मेरे बेटे देखोगे, E naught का वैल्यू जो है, E naught के बदले आप क्या लिख सकते हो मेरा बच्चा, E naught के बदले आप लिख सकते हो B naught इंटू C का होल स्क्वायर। अगर आप यहां पर इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को लिखना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ B naught, तो E naught का वैल्यू आप डाल सकते हो B naught इंटू C। सो व्हाट यू विल गेट, और इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पीक वैल्यू आपको आ जाएगा हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट C क्यूब B naught स्क्वायर। सो दिस इज इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का जो पीक वैल्यू है, इन टर्म्स ऑफ दैट आप लिख सकते हो इसको, बिकॉज यहां पर जो C है, C रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना। So this is in terms of magnetic field, ठीक है। तो in terms of electric field and in terms of magnetic field peak value आपने लिखा, this was the seventh property। eighth property, जो भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो ये इंटेंसिटी कैरी करता है, इंटेंसिटी मींस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोपिगेटिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। amount of energy propagating per unit time, amount of energy propagating per unit time, that is power, that's known as power of electromagnetic wave। आप ऐसे भी लिख सकते हो, relation between intensity and power carried by electromagnetic wave is given by आप लिख सकते हो, इंटेंसिटी होता है मेरा बेटा एनर्जी प्रोपिगेटिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी प्रोपिगेटिंग पर यूनिट एरिया, टाइम ऊपर चढ़ेगा, ये बनेगा 1/t। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय एरिया। इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय, दिस नॉट मोमेंटम, दिस इज पावर। आई कैन राइट इट लाइक दिस, दिस इज पावर डिवाइडेड बाय एरिया, पावर कैरिड बाय वेव divided by area। This is the relation between intensity and power, and you can check it, intensity is directly proportional to
पावर कैरीड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो जितना पावर ज्यादा होगा, जितनी एनर्जी ज्यादा कैरी करेगा, इंटेंसिटी भी क्या होगा, ज्यादा। पर वन पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, intensity is dependent upon position of observer, but power is independent of position of observer. Power खाली डिपेंड करता है सोर्स ऑफ एनर्जी पे, सोर्स ऑफ लाइट पे। पावर डिपेंड नहीं करता आपका ऑब्जर्वर सोर्स के नजदीक हो, सोर्स से दूर हो, वो उस पर डिपेंड नहीं करता। सो नाइन्थ प्रॉपर्टी इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, intensity of EM waves, intensity of EM waves is independent of, it's independent of what? It's independent of position of observer. It's independent of position of observer. So is dependent upon, sorry, intensity is dependent upon, intensity is dependent upon, it's dependent upon position, dependent, intensity is dependent upon position of observer, dependent upon, okay, it's dependent upon position of observer, but power is independent, power is independent, power जो है it is independent of किसका, power is independent of observer, position of observer, independent of position of observer, only depends upon source, it only depends upon source. So there is a vector मेरे बेटे which represents the direction, there is a vector which represents the direction along which energy is propagating per unit area per unit time. Energy propagating per unit area per unit time is intensity, but vectorially you can represent it. So the amount of energy is scalar, but energy propagating per unit area per unit vector can be represented vectorially. The amount of energy transferred by electromagnetic wave, amount of energy transferred by electromagnetic wave, amount of energy transferred by electromagnetic wave per unit area, per unit time is represented vectorially by vector known as position pointing vector, known as, that vector is known as special vector pointing, POYN, pointing vector. और वो pointing vector जो है उसको फिजिक्स में S वेक्टर से लिखते हैं, वो होता है बराबर 1/μ0 E क्रॉस B। यहां पर भी आप देख सकते हो जो एनर्जी प्रोपिगेट करेगा बाय दिस वे, या जो मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा बाय दिस वे, इट इज अगेन परपेंडिकुलर टू बोथ फील्ड्स, बिकॉज़ यहां पर भी क्रॉस प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रहा है। मैंने इससे पहले भी एक यूनिट वेक्टर आपको दिया था जो रिप्रेजेंट करता था किस डायरेक्शन से मोमेंटम ट्रांसफर होगा, किस डायरेक्शन से एनर्जी ट्रांसफर होगा। इट वाज अगेन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर भी इट्स अगेन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स नोन एज पॉइंटिंग वेक्टर। दिस इज द 10th प्रॉपर्टी regarding the amount of energy propagating per unit area per unit time, that's intensity. It is directly proportional to power, but it's also represented vectorially by a pointing vector. So it involves electric field and magnetic field. This was the 10th property. 11th, speed of electromagnetic waves, speed of electromagnetic waves in vacuum, speed of electromagnetic waves in vacuum. vacuum में electromagnetic speed waves की, जिसको हम लाइट बोलते हैं, speed of electromagnetic waves is maximum in vacuum, because vacuum में there is no opposition. It's maximum in vacuum and is given by this is known as Maxwell's equation. क्लास में मैंने डिस्कस किया है. It's given by C is equal to 1 by square root of mu naught epsilon naught. It's mathematically given by C is equal to square root of 1 by mu naught epsilon naught, where mu naught is permeability of free space and epsilon naught is permittivity of free space. और इसी का वैल्यू होता है मेरा बच्चा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. ठीक है ना बच्चा. तो अगर मैं बात करूं इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम जो स्पीड है वो डिप हो जाता है. इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम स्पीड ऑफ ईएम वेव्स, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज गिवन बाय, चूंकि इसमें दोनों फील्ड है इसीलिए दोनों फील्ड्स की वजह से दोनों कांस्टेंट्स आ जाते हैं. परमिटिविटी कांस्टेंट भी आ जाता है, परमेबिलिटी कांस्टेंट भी आ जाता है.
In presence of medium, it's given by Cm is equal to square root 1 by square root of its mu naught mu r and epsilon naught epsilon r. Epsilon r को हम डायलेक्ट कांस्टेंट भी बोलते हैं बेटे. सो Cm यहां पर अगर आप देखोगे ये किसके बराबर होगा? 1 by root of mu naught epsilon r, that is c, speed of light in vacuum, divided by root of mu r epsilon r. ठीक है ना? सो Cm जो है मेरे बेटे, it is less than c. Speed of light in vacuum is greater than speed of light in medium because in presence of medium there are a lot of oppositions. Different mediums में they offer different oppositions. They have different values of mu r. They have different values of epsilon r. Hence opposition changes, path changes, speed of light changes. ठीक है? And this factor which is written in the denominator, this factor is known as, मैंने optics में आपको पढ़ाया है, this is refractive index of medium. This is refractive index of medium. ये मेरे बेटे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बिकॉज डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट वैल्यू है म्यू आर का भी और एप्सिलॉन आर का भी. सो डिफरेंट मीडियम हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस. इसीलिए आप पढ़ते भी थे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय म्यू, और आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम बोलते थे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. This is your 12th property. Now 13th, when light propagates from one medium into another medium, two parameters change. Light के दो पैरामीटर चेंज होते हैं. इसका जो स्पीड है और इसका जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाता है बेटे. फ्रीक्वेंसी और फेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का या लाइट का सेम रहता है बिकॉज ये दोनों प्रॉपर्टीज किसकी होती है? सोर्स की. लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ गया या दूसरे मीडियम से तीसरे मीडियम की तरफ गया, सोर्स में चेंज हो रहा है. सोर्स लाइट का सेम है, इसलिए फ्रीक्वेंसी और फेज इसका चेंज नहीं होगा. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. Speed and wavelength of electromagnetic waves change. Speed and wavelength of electromagnetic waves change when they travel from one medium to another medium. When they travel from one medium to another medium. जब वो travel करते हैं मेरे बेटे from one medium to another medium. But क्या same रहता है? But फ्रीक्वेंसी एंड फेज. बट जो वेव्स की फ्रीक्वेंसी है एंड फेज इट रिमेन्स कांस्टेंट, बट फ्रीक्वेंसी एंड फेज रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ सोर्स. सोर्स तो चेंज नहीं होता है, मीडियम चेंज होने की वजह से सोर्स चेंज नहीं होगा, इसीलिए वो सेम रहेगा. इट एब्सोल्युटली रिमेन्स सेम. सो स्पीड के बारे में भी हमने देखा. नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी प्रोपिगेट करते हैं, मोमेंटम भी प्रोपिगेट करते हैं. अगर एनर्जी प्रोपिगेट करते हैं, मोमेंटम प्रोपिगेट करते हैं, तो जिस सरफेस पे हम लाइट डालेंगे ना, इसके पास अपना मोमेंटम है, इसके पास अपनी एनर्जी है. तो जिस सरफेस पे हमने इनको डाला, इंस्टेंट किया, उस सरफेस पे प्रेशर भी डालेंगे. उस सरफेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रेशर भी एक्सर्ट कर सकते हैं बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद मोमेंटम. एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है मेरे बच्चे? फोर्स. The force acting per unit area of cross section, या हम बोल सकते हैं thrust acting. Thrust होता है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स. जो फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट करेगा सरफेस को, उसको हम प्रेशर बोलते हैं. thrust acting per unit area, उसको हम बोलेंगे प्रेशर. So electromagnetic waves are associated. Electromagnetic waves are associated with what? Electromagnetic waves are associated with pressure, and electromagnetic waves are associated with pressure and they exert pressure on surfaces incident. They exert pressure on surfaces incident and is known as radiation pressure. उस प्रेशर को मेरा बच्चा हम बोलते हैं radiation pressure. They exert pressure and that pressure is known as radiation pressure. And for your kind information, that radiation pressure PR is given by twice I by C. If surface is perfectly reflecting, note किया जाए, if surface is perfectly reflecting, अगर मेरे बेटे surface perfectly reflecting है, मतलब अगर 10 जूल लाइट आपने 10 जूल वाली लाइट आपने इंस्टेंट की, 10 जूल वापस हमको रिफ्लेक्ट हो जाएगा. 0% will be transmitted. 0% of energy will be absorbed. जितना आपने एनर्जी डाला सरफेस में उतना एनर्जी वापस मिल रहा है. It's 2I by C. What is this I? अभी हमने पढ़ा इंटेंसिटी. What is the C? Speed of light. ठीक है, आप इंटेंसिटी को ऐसे भी लिख सकते हो पावर
into area divided by C. This is radiation pressure. ठीक है ना, रेडिएशन प्रेशर, दिस इज ट्वाइस बिकॉज वी नो जो इंटेंसिटी होता है इट्स पावर एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पावर बाय एरिया, पावर बाय एरिया। तो अगर आप इंटेंसिटी को लिखना चाहते हो, सॉरी यहां पर इंटेंसिटी जो है इट्स पावर बाय एरिया, पावर बाय एरिया। सो रेडिएशन प्रेशर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट्स ट्वाइस इट्स पावर डिवाइड बाय एरिया इनटू सी। क्या मैं प्रेशर को लिख सकता हूं थ्रस्ट per unit area? Yes, normal component of force per unit area twice power divided by area into C. area और area जाएगा तो normal component of force if the surface is perfectly reflecting is twice, this is power divided by C. if the surface is perfectly reflecting, surface is perfectly, अगर surface absorbing होगी, if surface is perfectly absorbing, if surface is perfectly absorbing, तब ट्वाइस फैक्टर नहीं आएगा बिकॉज तब मोमेंटम चेंज डबल नहीं होगा, तब मोमेंटम चेंज खाली सिंगल टाइम होगा। अगर लाइट का मोमेंटम p है फाइनल मोमेंटम 0 होगा। अगर लाइट ऐसे आया उसका मोमेंटम p है, जब रिफ्लेक्ट होगा उसका मोमेंटम -p होगा, तो चेंज इन मोमेंटम डबल आएगा। ये इसीलिए यहां पर फैक्टर डबल आएगा। इफ सरफेस इज परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, तब मेरा बच्चा आपका जो रेडिएशन प्रेशर होगा PR वो मेरे बेटे आएगा तब बराबर I divided by C. Radiation pressure will be equal to I divided by C. I को मैं लिख सकता हूं power divided by area into C. अगर मुझे लिखना होगा thrust by area, that is pressure, आएगा power divided by area into C. This and this will go. Normal component of force will be equal to power divided by C. यहां पर था twice power divided by C. अगर आप सरफेस पार्शियली रिफ्लेक्टिंग होगी, पार्शियली एब्जॉर्बिंग होगी, तो इन जनरल आप इक्वेशन बना सकते हो। इन जनरल आप लिख सकते हो मेरा बच्चा, रेडिएशन प्रेशर जो है इन जनरल रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल टू इंटेंसिटी बाय सी स्पीड ऑफ लाइट 1 प्लस आर, वेयर आर इज कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस, आर इज कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस। रिफ्लेक्टेंस कोफिशिएंट होता है बड़ा मतलब एनर्जी रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय एनर्जी, एनर्जी रिफ्लेक्टेड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय एनर्जी इंसिडेंट, कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई डिवाइडेड बाय टोटल कितनी एनर्जी आपने डाली। मगर ये सारी इक्वेशंस तब एप्लीकेबल है जब आपने सरफेस, कोई भी सरफेस पे आप लाइट डालोगे ना, नॉर्मली डालोगे। ऑल इक्वेशंस आर एप्लीकेबल, ऑल इक्वेशंस आर एप्लीकेबल। ये सारी इक्वेशंस तब एप्लीकेबल है when incidence is normal, when incidence is normal मेरा बच्चा, जब इंसिडेंस नॉर्मल है, सरफेस को परपेंडिकुलर लाइट एक्ट करेगा। अगर इन केस आपका इंसिडेंस ऐसे हुआ, आपका इंसिडेंस एट एन एंगल हुआ, आपका इंसिडेंस एट एन एंगल हुआ, कुछ एंगल बना रहा होगा नॉर्मल के साथ, इफ इंसिडेंस ऑफ लाइट इज oblique, if incidence of light is electromagnetic waves is oblique, oblique का मतलब है angle, at an angle theta with vertical, then equations will change, radiation pressure will be I by R 1 plus R coefficient of reflectance cos square theta. This will be the general equation, remember this. तब ये equation आएगा बेटे, क्लास में मैं ये derive भी कर चुका हूं when we were discussing photoelectric effect. This is the equation where theta is angle with vertical, angle of incidence with, this is obviously with vertical, not angle with horizontal. This is the equation for radiation pressure. So जब भी electromagnetic waves किसी surface पे आप डालोगे, they are associated with momentum, they are associated with energy, they are associated with pressure. So they exert pressure on the surfaces on which they are incident. Now it depends upon the nature of surface कि pressure कितना होगा। अगर reflecting होगा तो pressure double होगा, twice I by C. अगर फोर्स निकालना होगा, प्रेशर को आप लिख सकते हो सीधे फोर्स पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, ठीक है, आप थ्रस्ट भी निकाल सकते हो, या इंटेंसिटी को आप कन्वर्ट कर सकते हो पावर में, बिकॉज इंटेंसिटी इज पावर बाय एरिया, सिंपल एज दैट। अगर सरफेस अब्सॉर्बिंग होगा, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग, पार्शियली अब्सॉर्बिंग, ओब्लिक इंसिडेंस होगा, यू कैन डू ऑल द कैलकुलेशंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स have velocity, obviously. What is the relation of velocity of electromagnetic waves with electric field and magnetic field? I already told you in the previous calculations when we were doing intensity. So speed of electromagnetic waves, speed of electromagnetic waves in terms of
in terms of amplitude of electric and magnetic field, in terms of amplitude of electric and magnetic field, in terms of amplitude of electric and magnetic field is given by, it is given by C is equal to E naught divided by B naught. So the speed of light is equal to peak value of electric field to the peak value of magnetic field. इन दोनों का जब आप ratio obviously करोगे, you will calculate speed of light. Okay, and now most important property, the electromagnetic waves always come with variety of wavelengths, always come with variety of frequencies. So there's a range of frequencies of electromagnetic waves. There's a range of wavelengths of electromagnetic waves. So whenever their production depends upon their source, and the condition in which they are produced, the conditions vary from wave to wave, wavelength to wavelength. So whenever we are arranging, when electromagnetic waves are, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जेई में नीट में इस साल भी जो जेई 2025 है उसमें भी इसका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आया था. तो प्लीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर अरेंज्ड either in terms of, when they are arranged either in terms of increasing wavelength or increasing or decreasing, and they are arranged in terms of increasing or decreasing wavelength or frequencies, it is known as electromagnetic spectrum. इसको हम बोलते हैं मेरे बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. खाली लाइट नहीं है, वही लाइट जो विजिबल पोर्शन हमको दिखता है, नहीं, उसके बगैर भी लाइट है बच्चा. इट्स नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो उसके लिए कोड में क्लास में आपको बता चुका हूं. इफ यू एनीबडी रिमेंबर्स तो कमेंट में लिख सकता है RMI Lux G. As far as your NCERT is concerned, then there is G. R means radio waves, M means microwaves, I means infrared, L means light, that means visible light, U means ultraviolet, X means X-rays, G means gamma rays, then we have cosmic rays. These much are important for us. और आपको मैं बता दूं, यहां से यहां अगर हम जाएंगे, जो आपका लैम्डा है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा फ्रॉम रेडियो टू गामा रेस, और फ्रीक्वेंसी आपका इंक्रीज हो जाएगा. और जो विजिबल लाइट भी है इसमें मेरे बेटे देयर आर 7 कलर्स, एवरीबॉडी नोज इट. यहाँ रेड होगा और यहाँ वायलेट होगा, बिकॉज यहां से यहां लैम्डा आपका कम हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है. और इनका जो मीन कलर है वो होता है येलो लाइट, बिकॉज लैम्डा वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट जो होती है, इट इज नियरली अर्थमेटिक मीन ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेड, वेवलेंथ ऑफ वायलेट डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन. So, इसको मीन येलो कलर भी हम बोलते हैं. ठीक है, इनका वेवलेंथ रेंज आप लिख सकते हो. रेडियो वेव्स का जो लैम्डा रेंज है, रेडियो वेव्स का जो लैम्डा रेंज है, इट इज ग्रेटर देन 0.1 मीटर. 0.1 मीटर से ज्यादा इनकी वेवलेंथ होती है. उसके बाद माइक्रो आप लिख सकते हो मेरा बच्चा. माइक्रो का जो वेवलेंथ है, इट इज 0.1 टू 1 nanometer, 0.1 meter to 1 mm, sorry, 1 mm. Then from micro we will shift to infrared. Infrared इसमें 1 mm to 700 nanometer. उसके बाद विजिबल लाइट, क्लास में भी आपको बता चुका हूं, विजिबल लाइट का 700 to 400 नैनोमीटर. कुछ किताबें 750 to 450 नैनोमीटर भी लिखते हैं, या 4500 एंगस्ट्रॉम to 7500 एंगस्ट्रॉम. दिस इज विजिबल लाइट. विजिबल लाइट के बाद हमारा क्या होता है मेरा बच्चा? अल्ट्रावायलेट, यूवी, अल्ट्रावायलेट. उसके बाद हमारा क्या होता है? एक्स रेज. उसके बाद हमारा होता है कौन सा? गामा रेज. गामा रेज. तो मेरे बेटे अल्ट्रावायलेट का होता है 400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर. एक्सरेज का होता है 1 नैनोमीटर टू 0.001 नैनोमीटर. कितना छोटा होता है. गामा रेज का होता है लेस देन 0.001 नैनोमीटर. एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर. So this is how different electromagnetic waves are arranged in terms of increasing or decreasing wavelength. Code क्या है? RMI Lux G.
सो सवाल आता है, यू हैव टू अरेंज देम either in terms of increasing wavelength or decreasing wavelength. You can arrange them as we have arranged them. So last but not the least, that is 18th property is, so when we are talking about electromagnetic waves, what are their properties associated? They can undergo reflection, they can undergo refraction, they can undergo diffraction, they can undergo polarization, they can undergo interference. So in different circumstances, electromagnetic waves show different behavior. And it's not the fault of light. It's not the fault of electromagnetic wave. It is the fault of the experiment which we are conducting. बार बार मैं आपको क्लास में कह चुका हूं, जब लाइट आप उन ऑब्जेक्ट्स पे डालोगे जो मैक्रोस्कोपिक होंगे, जो ह्यूज होंगे, मैसिव होंगे, इट बिहेव्स एज पार्टिकल। जब लाइट आप उन ऑब्जेक्ट्स पे डालोगे जिनका साइज लाइट के वेवलेंथ के कंपैरेबल है, इट बिहेव्स एज वेव। तो यहां पर अगर आप देखोगे, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शो, show properties like reflection, refraction, interference, diffraction, polarization, photoelectric effect, Compton scattering, so they show different effects, different properties, depending upon what? Depending upon the experiment, conducted. It depends upon the conditions, depends upon the experiment in which we observe the behavior of light. For example, if light is installed on a small fine slit, tiny slit, whose size is of the order of microns, it behaves as wave, it will undergo diffraction. It will show diffraction. When light is installed on massive objects, whose size is much greater than wavelength of light incident, so it behaves as particle. It will follow the properties of particle. Okay? And last but not the least, these electromagnetic waves, their source now, how they propagate, what are the various vectors associated, how we represent their wave propagation, what is Poynting vector, what are the properties, what is radiation pressure, what is intensity, each and everything. Now, Maxwell at last proposed 4 equations. Maxwell proposed 4 equations for electrodynamics. और मैं आपको बताता चलूं, ये मेरे बेटे आपका पूरा 12th का पेपर ए है। ये 4 इक्वेशंस में मैक्सवेल ने क्या समेटा इस पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को। पहला जो आपका है लॉ, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है। दिस वाज योर गॉस लॉ, दिस इज फर्स्ट मैक्सवेल्स इक्वेशन। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज फर्स्ट मैक्सवेल्स इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन। सेकंड जो आपका इक्वेशन है मैक्सवेल का, दैट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस, इट इज इक्वल टू 0। इट्स इक्वल टू, दिस इज योर सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन। ये जो है ये आपका हम बोल सकते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म भी है, बिकॉज मैग्नेटिक मोनोपोल्स जो है वो अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अलग अलग एग्जिस्ट करता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करता है। दिस इज सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, इसीलिए फ्लक्स जो है जैसे E डॉट ds इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, ये मैग्नेटिक फ्लक्स होगा B डॉट ds और थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया। मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, do not exist, magnetic monopoles do not exist, इसीलिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो है क्लोज सरफेस से 0 होता है। तीसरा जो इक्वेशन मैक्सवेल का वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, है कि नहीं? ठीक है ना? induced EMF generated is equal to rate of change of magnetic flux. This is law of EMI, law of electromagnetic induction. ठीक है मेरा बेटा? This is third Maxwell's equation. जो electromagnetic induction का law है, second law, that's third Maxwell's equation. आप इस induced EMF को लिख भी सकते हो
line integral of induced electric field dot dr, और you can write dl, ऐसे भी लिख सकते हो उसको। और उसके बाद फोर्थ जो हमने इसी लेक्चर में पढ़ा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड एम्पियर लूप, इट्स इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट पासिंग द लूप। कौन कौन सी करंट होगी? इंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। दिस इज योर फोर्थ मैक्सवेल्स इक्वेशन। These are four equations in which whole electrodynamics comes. This is electrostatics, this is magnetostatics, this is electrodynamics, induction, and this is your correction to Ampere's circular law. I hope मेरे बेटे इस लेक्चर में आपको जितने भी कंफ्यूजन्स थे रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो सारे एज फार एज योर बोर्ड एग्जाम्स आर कंसर्न्ड, बिकॉज इस वक्त जो भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं इट्स स्पेसिफिकली डिजाइन for your requirements as far as your board exams are concerned. Okay, so stay on the channel. Inshallah, next video will be coming soon on our chapter 2, that is electrostatic potential and capacitance. Stay tuned. Thank you.